जय हिंद दोस्तों। देखिए, मैं आपके सामने लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2022 का प्रथम विधि का प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट लॉ का, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मौलिक विधि। देखिए, लॉ का फर्स्ट पेपर है, ठीक है ना, जिसमें हमको 10 प्रश्न दिए होते हैं, 10 क्वेश्चन, जिसमें से हमको 6 करने होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को प्रश्न संख्या 1 और 2 करना है और अन्य कोई 4 करने हैं, यानी कि हमको मिलाकर 6 प्रश्न करने हैं। जो आपका देखिए 1 और 2 होता है वो क्या होता है, वो कंपलसरी होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ निर्देश भी दिया है, जैसे कि मान लीजिए प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमशः शुरू की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को ही मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। तो देखिए, इसे निर्देश था। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था। जो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वो कॉन्स्टिट्यूशन से, आपका संविधान से ये पूछ रहा है कि अद्यतन निर्णयों के आलोक में, यानी जो आपके नए निर्णय आए हैं उसमें 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक कमजोर ईडब्ल्यूएस को दिए गए आरक्षण की संवैधानिकता विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि देखिए, अभी 103वां जो संवैधानिक संशोधन नियम था, जिसमें 10% तक आरक्षण दिया गया है, तो उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन को लिखना है, साथ में आपका एक न्यू जजमेंट है जो भी हाल ही में डिसाइड हुआ है, वो था आपका जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाला मामला। और देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसमें। देखिए, इसमें इस पेपर में एक खासियत और है कि यहाँ एक क्वेश्चन का मतलब सिंगल क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसके भी 4 पार्ट कर दिए, सेकंड क्वेश्चन उसके 3 पार्ट कर दिए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे फर्स्ट का देखिए बी है, क्या अनुच्छेद 16(4) के तहत प्रावधान मूल अधिकार है, निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो देखिए, इसमें 16(4) को पूछ रहा है। तो 16(4) में देखिए आपके केस भी है, जैसे कि बालाजी बनाम मैसूर राज्य है, और आपका देखिए मंडल आयोग वाला वो है आपका बाद, इसको हम इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए पहले का सी क्वेश्चन है कि आधारभूत संरचना का सिद्धांत न्यायिक सृजन है, इसके बारे में संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए, ये क्या पूछ रहा है, ये ढांचे के बारे में पूछ रहा है, जो मूल ढांचा होता है, ठीक है ना। जो आपका गोलकनाथ, केशवानंद भारती, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद वाला जो मामला है, उन सबको यहाँ मतलब यहाँ पे नोट डाउन करना है। उसके बाद थोड़ा आपको आधारभूत ढांचे के बारे में बताना है। और देखिए डी क्वेश्चन है कि यदि 2 मौलिक अधिकारों में टकराव हो तो न्यायालय को क्या करना चाहिए। तो देखिए, 2 मौलिक जो आपके जो मूल अधिकार होते हैं, जब मान लीजिए कोई मूल अधिकार किसी मूल अधिकार के ऊपर अभिभावी हो रहा है, यानी इसके ऊपर वरीयता प्राप्त कर रहा है, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। जो दूसरा उसके बारे में कम है, जिसको हम न्यायालय के द्वारा दबाया जा सकता है, उसके बारे में लिखेंगे। यानी कि ये दोनों में मतलब एक तरह से पूछा, जब 2 मूल अधिकार आमने सामने आ जाएंगे तो न्यायालय को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए हिंदू विधि से है, यानी कि ये पूछ रहा हिंदू विधि स्थानीय विधि है कि नहीं है। तो ऐसा कि आप जानते होंगे, स्थानीय विधि जो होती है वो स्थानीय विधि नहीं है, वो व्यक्तिगत विधि है, ठीक है। अभी दूसरा देखिए अव्यवहारिक ऋण के बारे में पूछ रहा है, ये कब ऋण अव्यवहारिक बन जाता है। तो देखिए, अव्यवहारिक ऋण जो होता है इसको हिंदू विधि में दिया गया है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे, जो बच्चे का जो दायित्व होता है उसके ऋणों का उन्मोचन करने का अपने पिता का, तो वहाँ पे ये पूछ रहा है व्यवहारिक ऋण कौन सा होता है, जब बाप ने कोई ऋण लिया हो लेकिन वो ऋण गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस ऋण के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। और ये पूछ रहा है हिंदू विवाह एक संस्कार है जबकि मुस्लिम विवाह एक संविदा है, ठीक है ना। तो देखिए, इन दोनों में आपको मतलब अंतर बताना है, ठीक है ना। हिंदू विवाह के बारे में लिखना संस्कार क्यों है वो, और हिंदू मतलब मुस्लिम विवाह संविदा क्यों है। थर्ड क्वेश्चन है सहबायता मेहनत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये भी हिंदू विधा क्वेश्चन है, तो सहबायत और मेहनत आप बता सकते हैं यहाँ पे। और देखिए तीसरे में इसमें हिंदू विधि के साथ इसने मुस्लिम विधि का एक क्वेश्चन डाल दिया। मुस्लिम विधि में विवाह की संविदा विक्रय की संविदा से भिन्न है, ठीक है ना। तो देखिए विक्रय की संविदा में क्या क्या होता है और विवाह की संविदा में क्या होता है, तो उसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो ये मुस्लिम विवाह में जो विवाह की संविदा होती है, विक्रय की संविदा होती है, उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। और देखिए तीसरे का जो सी है वो है कि मुस्लिम विवाह व्यक्तिगत अधिनियम 1939 का यौवनागम का विकल्प होता है, उसका क्या प्रभाव है, ठीक है। देखिए, यौवन अवस्था का विकल्प आपने पढ़ा होगा, जिसमें 15 वर्ष के बाद ये लड़का लड़की दोनों को प्राप्त होता है, ठीक है ना। हिंदू विधि में भी ये सिर्फ महिला को प्राप्त होता है। तो ये उसके बारे में पूछ रहा है कि जो उसके आधार पे जो विवाह व्यक्ति हम कर सकते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको बताना है। देखिए चौथे में क्या है, आपको देखिए कुछ डॉक्ट्रिन लिखने को आएंगे, जैसे काफा का सिद्धांत, ठीक है। काफा का सिद्धांत कहाँ पे दिया गया, देखिए काफा का सिद्धांत जो दिया गया है वो मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार से संबंधित है।
और रेप्स इप्सा लोकेटर ये देखिए टॉट में दे रखा है, ठीक है ना, यानी कि आपने पढ़ा होगा सहमति द्वारा बचाव। और देखिए तीसरा इसमें दे रखा भागीदारी, इच्छाधीन भागीदारी, विशिष्ट भागीदारी, यानी सेक्शन 4 और सेक्शन 7 सेक्शन 8 पार्टनरशिप का। और देखिए क्वेश्चन 5 दे रखा है कि भागीदारी फर्म से आप क्या समझते हैं। तो भागीदारी फर्म को देखो पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में परिभाषित किया गया है, उसकी परिभाषा लिखनी है। भागीदारों क्या कर्तव्य होते हैं, देखिए 9, 10, 11, 12, 13 इसमें आपको थोड़ा बताना पड़ेगा 2-2 लाइन में, ये कर्तव्य हो गए। और फर्म के विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए फर्म का जो विघटन के बारे में दिया गया है वो कहाँ दिया गया है, 39 से लेकर 44 तक में। तो आप इतने सेक्शन यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और देखिए ये पूछ रहा है इसमें बी क्वेश्चन जो 5वें का है, राज्य के अपकर्तव्यपूर्ण दायित्व के निर्धारण में संप्रभु उन्मुक्ति परीक्षण का सिद्धांत अब समाप्त हो चुका है। अध्ययन निर्णयों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए राज्य का जो दायित्व होता है, आपने टॉट में पढ़ा होगा कि पहले क्या था कि राज्य के किसी कार्य के लिए मतलब उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था ना, लेकिन अब उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें देखिए बहुत सारे केस है आपका, जैसे रुदल सिंह वाला केस है और भी केस है, ठीक है ना। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, आर्थिक क्षति के बिना एवं विधिक हानि के बिना आर्थिक क्षति, इंडेंडम साइन इंजूरी, इंजूरी साइन डेंडम, यानी कि आपका टॉर्ट से सवाल बनता है, ठीक है। और 6 का देखिए दूसरा क्या है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक एवं पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय, यानी कि ये देखिए मॉर्गेज हो गया, ठीक है, जो आपका 58C में दे रखा है। और पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय, यानी कि पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय कर रहा है, ठीक है। और देखिए इसमें से तीसरा सवाल इसने देखिए जो छठा क्वेश्चन है इसमें से इसने 3 एक्टों से पूछा है, पहला टॉर्ट से, दूसरा टीपीए से और तीसरा पूछा है इसने ईजमेंट से। सकारात्मक सुख अधिकार एवं नकारात्मक सुख अधिकार, मतलब दोनों में क्या करना है, दोनों में आपको टिप्पणी करनी है सिर्फ। तो 7वें का एक क्वेश्चन जो है विचाराधीन बाद या लंबित बाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि ये सेक्शन 52 पूछ रहा है, कहाँ पे, आपका टीपी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए यहाँ इससे मैक्सिम पूछी है 7वें का भी आपका क्या से, इक्विटी से, साम्य विधि से, कि वह जो समय से पूर्ववर्ती होता विधि में श्रेष्ठ है, मतलब मैक्सिम लिखनी है, ठीक है। और देखिए वहीं से इसने जो 7वें का सी क्वेश्चन है वो टीपीए की धारा 55 और 56, मतलब 56 आपको यहाँ बतानी है कि क्रेता विक्रेता के अधिकार दायित्व की विवेचना कीजिए। 8वें का क्वेश्चन ये है, भारतीय सूखाधिकार अधिनियम में आप अपने आप में पूर्ण है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो देखिए आपको ईजमेंट का शुरुआत में लिखना है कि यार ईजमेंट किस किस चीज़ में लागू होता है, कौन कौन से में ये रेमडी देता है, क्या क्या हमें इसमें उद्देश्य है, तो ये सब का आपको बताना यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो 8वें का जो बी क्वेश्चन है वो है संविधाओं में से विनिर्दिष्ट पालन से आप क्या समझते हैं। तो संविधाओं के विनिर्दिष्ट पालन से आप क्या समझते हैं, कौन सी संविधाएं हैं जिनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 10 और 11B, 14C, 16, 20, तो इन सब सेक्शनों को यहाँ पे हमको नोट डाउन करना है, ठीक है। और देखिए 8वें का जो सी है वो है कि किन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें सूखाधिकार समाप्त हो जाता है। तो आपको देखिए वो सारी स्थिति बतानी है जब सूखाधिकार का अधिकार आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब 9वें का ए क्या है, देखिए 9 का ए है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में निवारक अनुतोष क्या है, यानी निवारक अनुतोष के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, यानी आपको यहाँ पे कौन सा सेक्शन बताना है, ये सेक्शन 37 यानी 37 के बारे में यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। और देखिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में संरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए कोई विशेष प्रावधान है। तो देखिए यहाँ 20A, 20B, 20C जहाँ पढ़ेंगे अमेंडमेंट के द्वारा इसमें नए सेक्शन जोड़े गए हैं आपका एसआरए में, तो उन सेक्शनों के बारे में पूछ रहा है। लेकिन एक बार इस क्वेश्चन थोड़ा नया है, ऐसा क्वेश्चन एसआरए में ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एचजीएस में पूछा जाता है, पीसीएसजे में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। और 9 का सी क्वेश्चन है कि न्यास में न्यास भंग को परिभाषित कीजिए। तो देखिए न्यास की आपको परिभाषा बतानी है, न्यास भंग की परिभाषा बतानी है और न्यासियों के कर्तव्य बताने हैं, ठीक है, जो सेक्शन 11 से 22 तक में दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका जो 10 है वो क्या है, एक हिंदू जो अपने पिता से पृथक हो गया है, ठीक है। तो देखिए जो सेक्शन 43 पे ये प्रॉब्लम बन रही है टीपीए के पे, ठीक है ना। तो ये टीपीए के सेक्शन 43 पर आपकी ये प्रॉब्लम है, तो आपको इस प्रॉब्लम को बताना है, ठीक है। और देखिए वृद्धि का सिद्धांत, और वृद्धि का सिद्धांत क्या होता है, वृद्धि का सिद्धांत देखिए उत्तराधिकार से संबंधित होता है, ठीक है ना। वृद्धि का सिद्धांत क्या होता है, ये वृद्धि से संबंधित होता है और ये मुस्लिम विधि के उत्तराधिकार से संबंधित है, ठीक है। अब 10वें का सी क्या है कि अपनी पत्नी को संपत्ति अंतरित करता है, किंतु जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने दशा में संपत्ति अपनी पत्नी को अंतरित करता है। तो ये देखिए सेक्शन कहाँ से बनना है, टीपीए से बनना है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन थे आपके सब्सिडेंटिव लॉ से, जो मौलिक विधि यूपी पीसीएसजे का जो फर्स्ट लॉ का पेपर होता है, जिसमें से आपको 6 करने होते हैं।
6 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आपका 4 क्वेश्चन ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 7 3 10, 3 13 और 2 15 और 3 18, यानी कि आपको 16 से 18 क्वेश्चन के मतलब बीच में क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए पेपर था UPPSSJ का 2022 का। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने मतलब लोगों को फंसाया भी है, ठीक है।